हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 4th लेटेस्ट वाइब्रेशंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 20 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। कुछ क्वेश्चन बाहर से ऐड करें, देखना आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने बाहर से ऐड करे हैं, बताऊँगा मैं। पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पार्ट ए है, पार्ट ए का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ओके चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। यूनिट 4th है लेटेस्ट वाइब्रेशंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। चलिए साहब क्वेश्चन फर्स्ट है ड्यूलोपैथी के नियमानुसार। आपने ड्यूलोपैथी की इक्वेशन पढ़ाई होगी, यानी कि ड्यूलोपैथी का नियम आपने पढ़ा होगा। ना पढ़ा है तो भैया उसको थ्योरी में एक बार पढ़ लेना, क्योंकि थ्योरी पढ़ के एमसीक्यू करने का मज़ा ही अलग आता है। जहाँ तक हो सके थ्योरी पे फोकस करो, एमसीक्यू अपने आप हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ने के साथ साथ में एमसीक्यू भी आपके रेडी हो जाएंगे। पर आपको तो अब एमसीक्यू दे रखा है, मज़ा आ गया, कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है, एमसीक्यू पे टिक मार के आ जाना है, फिर आके मिला लेना है कितने क्वेश्चन सही हैं कितने क्वेश्चन गलत हैं। लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन वो थ्योरी से रखता है, ज़रूरी नहीं कि आपके मॉडल से आएँ, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बाहर से भी लिए हैं, कुछ मॉडल से लिए हैं, कुछ बुक से लिए हैं। वो देखो कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो ड्यूलोपैथी के नियमानुसार किसी ठोस की परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा यानी कि एटॉमिक स्पेसिफिक हीट ताप पे डिपेंड करेगी, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होगी, ताप पर निर्भर नहीं करती है, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, आपके माइंड में सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा होगा और वो आ रहा होगा ए नंबर कि ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, पर ऐसा कभी होता नहीं है। ताप पे ये डिपेंड ही नहीं करती है, स्पेसिफिक हीट ताप पे डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पर एटॉमिक स्पेसिफिक हीट ताप पर डिपेंड नहीं करती है। कितनी सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में फंस जाता है तो अधिकांश बच्चे या तो अनुक्रमानुपाती मार्क आएंगे या फिर ताप के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। इस ताप पर निर्भर नहीं करती है, इस पर आपका माइंड जाएगा ही नहीं कि यार ये ऐसे भी हो सकता है। तो ड्यूलोपैथी के नियमानुसार किसी ठोस की परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा ताप पर निर्भर नहीं करती है, ठीक लगाओ बढ़िया करके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ही मैंने इसी नियम से लिया है। ड्यूलोपैथी के नियम के साथ, ड्यूलोपैथी के नियमानुसार परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र होगा, क्या होगा, 2r r 3r या r/3। क्या लग रहा है आप लोगों को, देख के बताओ। एक राइट ऑप्शन चुनो, अपने दिमाग में फंसा लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। जल्दी फास्ट देखो जरा, सोच लिया, सोचने का टाइम जरूर दूंगा, ठीक है। सोच लिया, चलो साहब बताता हूँ मैं। देखो दिमाग लगाना, किस किस का आंसर सी नंबर था, ठीक है। तो ड्यूलोपैथी नियमानुसार परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है बेटे, 3r होती है। ओके चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार दोलित्र की औसत ऊर्जा यानी कि एवरेज एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटर, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होनी चाहिए, क्या लग रहा है आप लोगों को, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है भाई। पढ़ाना, ये क्वांटम सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, पर क्वांटम सिद्धांत के अनुसार दोलित्र की औसत ऊर्जा ये नहीं पढ़ा होगा। अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो ये नहीं पढ़ा होगा आपने। ऑस्किलेटर जानते हो क्या होता है, ऑस्किलेटर का मतलब समझते हो, चलो छोड़ो आगे बढ़ाते हैं चीज़ को। तो hν/kT, तो ये जो है ना हमारा hν/E hν/kT -1 e की पावर है, ये e की पावर है भैया, ये hν/kT -1 और d = hν e की पावर hν/kT -1। देखो ये और ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं, बस ये मल्टीप्लाई में है और ये हमारा अपॉन में है। इसका मतलब है हमारा राइट ऑप्शन ये वाला होता है सी नंबर। तो इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। और मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देकर जाना है पेपर में कि यार इनमें से क्वेश्चन आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आए आपके, चाहे आपके 100 मार्क्स का पेपर, मतलब आपके 100 क्वेश्चन का पेपर हो, तो 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। 75 क्वेश्चन दे सकता है, 60 क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ क्वेश्चन की आपको छूट मिलेगी, और जितनी छूट मिलेगी उतना फ़ायदा भी होगा भाई। हमें ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन चुनने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, कौन सा नहीं करना है। आइंस्टाइन सिद्धांत में आइंस्टाइन की जगह वो आपको आइंस्टीन भी दे सकता है। कभी सोचो कि यार आइंस्टाइन ही दे दिया उसने, आइंस्टीन भी दे सकता है। आइंस्टाइन सिद्धांत में दोलित्र की औसत ऊर्जा है, एक बार दिमाग से सोचो कि यार आइंस्टाइन सिद्धांत में दोलित्र की औसत ऊर्जा, ये तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार है।
अब ये आइंस्टाइन सिद्धांत के अनुसार है। जल्दी बताओ बेटे, जरा सोच लो एक बार। तो देखो, दोलित्र की औसत ऊर्जा का फॉर्मूला, ये मत सोचना कि यार पूरे की पूरी कहानी चेंज हो गई, ये बन गया, ये तो पता ही है तुम्हें क्वांटम सिद्धांत के अनुसार है, तो ये तो होगा नहीं। 3kT ये भी मुझे लग नहीं रहा है किसी चांस पे, लेकिन हाँ ये है कि आइंस्टाइन सिद्धांत के अनुसार सेम इसी में का होगा फॉर्मूला, इसी में का होगा, इसी में का होगा। और वो कौन सा होगा मेरे पास? डी नंबर। ठीक है, इसको याद करो बढ़िया करके। जो ये डी नंबर है इज अ राइट ऑप्शन 3h अपॉन e⁻h अपॉन kT माइनस के टी। ठीक है, यहाँ पे h प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यू फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, प्रकाश की आवृत्ति होती है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, टी फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ये सही करके पढ़ो यार। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो डी पे लगाओ टिक, और याद कर लो कि आइंस्टाइन सिद्धांत में दोलित्र की जो औसत ऊर्जा आती है वो 3h में होती है। कुछ क्वेश्चन को दिमाग में फंसाए रखना है, हमें रटना नहीं है, ओनली समझना है। क्वेश्चन देख के जाने हैं, ठीक है, क्वेश्चन हमें ये देख के जाने हैं बढ़िया करके। क्या इसका ऑप्शन ये वाला है, इसका ऑप्शन ये वाला है, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी नहीं है। जिसने थ्योरी पढ़ी है उसका मजा है, वो तो याद है ही, उसको तो याद है ही। तो एमसीक्यू जो पैटर्न आपका दिया है, तो उसने ये नहीं कहा कि भाई आप थ्योरी मत पढ़ो, उसने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि भाई थ्योरी मत पढ़ो, थ्योरी पढ़ो लेकिन ऑप्शन यानी कि पेपर जो है वो ऑप्शनल होंगे, बस इतना बोल दिया। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। यदि किसी ठोस की आइंस्टाइन आवृत्ति, यहाँ पे आप न्यू कर सकते हैं, ये भी बना दिया है। ठीक है, यदि किसी ठोस की आइंस्टाइन आवृत्ति न्यू ई हो तो आइंस्टाइन ताप h होगा। वह यहाँ पे टेम्परेचर को s से शो किया गया है, यहाँ पर टेम्परेचर को मेरे भाई ने h से शो करा है, लगा लो हिसाब। जबकि केमिस्ट्री में इसको आप एंथैल्पी से शो करते हैं h को, और भी बहुत चीज़ों में। तो यदि किसी ठोस की आइंस्टाइन आवृत्ति न्यू ई हो तो आइंस्टाइन ताप h होगा। तो भैया एक ही फॉर्मूला होता है, और वो होता है हमारे पास इसका बी नंबर। ठीक है, याद कर लो ठीक से, h न्यू ई अपॉन के, h न्यू ई अपॉन के, ये ध्यान देना है, h न्यू ई अपॉन के। ओके ओके ओके, h न्यू ई अपॉन के हो गया याद, लगा लिया ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एक विमीय एक परमाणु जालक में एक तरंग की अधिकतम आवृत्ति होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको ना हमने इस यूनिट को हमने 3 भागों में डिवाइड करा। पहला भाग होता है हमारा लेटिस वाइब्रेशन, दूसरा भाग होता है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और तीसरा भाग होता है बॉन्ड थ्योरी। और सबको मिला जुला के जो है ना, तब जाके ये यूनिट बनती है। काफ़ी बड़ी यूनिट है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है इस यूनिट में, और आपके मॉडलों में क्वेश्चन भी बहुत सारे दे रखे हैं इसके। और हाँ एक चीज़ और है, जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह हैं वो आप अपने मॉडल से सोल्व करना, न्यूमेरिकल विशेष तौर पर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और मुझे पता है जो क्वेश्चन छोड़ने वाले आते हैं वो छोड़ दोगे, इतना मुझे पता है। न्यूमेरिकल तो देखते ही आप भाग जाओगे क्योंकि पढ़े नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान दे लो फिर बढ़िया करके। ठीक है, चलिए सर मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक विमीय जालक में सामान्यता, मेरा पास ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था। एक विमीय एक परमाणु जालक में तरंग की अधिकतम आवृत्ति होगी। बताओ बेटे जरा, एक विमीय एक परमाणु जालक में तरंग की अधिकतम आवृत्ति क्या होगी? तो इसका राइट ऑप्शन है मेरे पास सी, न्यू अपॉन पाई ए। ओके, न्यू अपॉन पाई ए, आप भी टिक लगाओ। चलिए साहब आगे देखते हैं। एक विमीय जालक में सामान्यता भीजी तथा भीपी के संबंध में होता है। एक विमीय जालक में सामान्यता भी, ये भी है बेटा, भी जी है ये। ठीक है, समूह वेग और कला वेग, इसको बोलते हैं फेज वेलोसिटी, इसको बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रुप वेलोसिटी, इसको बोलते हैं फेज वेलोसिटी। शायद आपने ना पढ़ा हो तो थ्योरी में पढ़ लेना चीज़ को। तो भीजी तथा भीपी में संबंध होता है। एक विमीय जालक में सामान्यता भीजी तथा भीपी में संबंध होता है। तो बेटा ये बराबर ही नहीं होते हैं। एक विमीय जालक के लिए यानी कि वन डायमेंशनल लेटिस के लिए वीजी और वीपी दोनों बराबर नहीं होते हैं। यह खासियत होती है एक विमीय जालक की। तो भीजी बराबर नहीं होता भीपी के, इज ए राइट ऑप्शन, आप भी टिक लगाओ। लोरेंस संख्या है, बहुत बढ़िया बेटा, लोरेंस संख्या है एल बराबर के अपॉन सिग्मा टी, एल बराबर के सिग्मा टी, एल बराबर के टी सिग्मा, इनमें से कोई नहीं। एक पॉइंट तो आपको नजर आ गया होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके ऑप्शन हम खुद दिमाग में फंसा लेते हैं कि ये राइट होगा। देखो ये दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं, इसका मतलब है इन्हीं दो ऑप्शन में से हमारा एक ऑप्शन होगा, या तो मल्टीप्लाई वाला होगा या फिर भाग वाला होगा, है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है बेटा? ए नंबर होता है। इसमें लोरेंस संख्या है एल बराबर के अपॉन सिग्मा टी। तो ये क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ यार कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है आपको? इन 20 क्वेश्चन में फोकस करो, काफ़ी क्वेश्चन इनमें से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन आपको इनमें से मिलेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं।
चलिए साहब, तो क्वेश्चन 8 हमारे पूरे हो गए और क्वेश्चन नंबर 9 आता है अब। और क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देना है, बीडमान फ्रांज का नियम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बीडमान फ्रांज का नियम है। तो भैया ये क्वेश्चन देखो पेपर में आया हुआ है, ठीक है, जो इस साल दूसरी यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो चुके हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बीडमान फ्रांज का नियम है। जल्दी बताओ बेटा क्या होगा बीडमान फ्रांज का नियम। एक ऑप्शन चुन लो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, चुनो जरा, दिमाग लगाओ एक बार, कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो चुन लिया होगा आप लोगों ने। चलो देखो, इसका नंबर होता है मेरे पास सी। क्या नंबर है बेटा इसका? सी नंबर है। तो बीडमान फ्रांज का नियम है टी अपॉन सिग्मा के बराबर नियतांक। ठीक है, याद कर लो ठीक से कि बीडमान फ्रांज का नियम है टी अपॉन सिग्मा के और इक्वल टू नियतांक। इतना बताने का टाइम है नहीं कि मतलब बीडमान फ्रांज का नियम क्या होता है, किसे कहते हैं, किस तरह से ड्राइव होता है। बस खाली याद कर लो, सोच लो कि भाई टी अपॉन सिग्मा के आर इक्वल टू नियतांक, ये क्या होता है मेरे पास? बीडमान फ्रांज का नियम होता है। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। संबंध जे वेक्टर और इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर व्यक्त करता है। बहुत बढ़िया चीज़ है। संबंध जे वेक्टर आर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर क्या शो करता है आपको, क्या बता रहा है आपको? तो ये क्वेश्चन भी देखो, ओम का नियम कभी पढ़ा है आपने? तो ओम का नियम तो आप सोच रहे होगे यार ओम का नियम तो भी बराबर आई आर होता है, लेकिन दूसरा इसका भी राइट ऑप्शन मेरे पास क्या है? ओम का नियम होता है। ओम का नियम नहीं होता है, इसका भी राइट ऑप्शन क्या है? ओम का नियम होता है। और भी इससे भी बराबर आई आर लाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप पढ़ के देखना मजा आएगा आपको। तो संबंध जे वेक्टर आर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर व्यक्त करता है। तो क्या व्यक्त करता है जल्दी बताओ मुझे फास्टली? ओम का नियम शो करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फर्मी वितरण नियम है, ये तो आपको यार याद ही करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, क्योंकि कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं है, सब किताब वाले क्वेश्चन है और बड़े बड़े क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। फर्मी वितरण नियम है। अच्छा चलो बेटा बताओ फर्मी वितरण नियम कौन सा होगा? क्या लग रहा है आपको कि सर ये इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए? फर्मी वितरण नियम है। ओके ओके ओके, 1 अपॉन ई टू द पावर ई प्लस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1, या 1 अपॉन ई टू द पावर ई प्लस ई एफ अपॉन के टी माइनस 1 है भैया। ये वाला होगा या ये वाला होगा? 1 अपॉन ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस के 1, ऐसी ये है कि ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी माइनस के 1। तो कौन सा ऑप्शन में चुनो इसमें से? देखो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको तो तुम पढ़ के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें रखा हुआ मिलेगा पेपर में। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे पेपर में। फर्मी वितरण नियम है, कौन सा नियम फर्मी वितरण का नियम है? जल्दी बताओ, सोच रहा दिमाग लगा बेटा एक बार। है ये वाला, ये जो नंबर है ना मेरे पास सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। तो 1 अपॉन ई टू द पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस के 1, ये इसका राइट ऑप्शन है। यही हमारा क्या होता है? फर्मी वितरण नियम होता है। चलिए आगे देखते हैं। होल गुणांक का मात्रक, इनके होल गुणांक की यूनिट मात्रक है। होल गुणांक का मात्रक क्या होना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? देखो कूलाम पर मीटर क्यूब, एम्पियर पर मीटर क्यूब अपॉन कूलाम, डी मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। तो क्या लग रहा है कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होना चाहिए होल गुणांक का? है भाई जल्दी बताओ यार, सोच ले करो, थोड़ा बहुत तो बताया करो, बताओ जरा। तो होल गुणांक का मात्रक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आ चुका है, मतलब इसी साल आ चुका है पेपर में ये। तो बढ़िया करके इस क्वेश्चन को पढ़ लो, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो होल गुणांक का जो मात्रक होता है वो मेरे पास क्या होता है? मीटर क्यूब अपॉन कूलाम होता है। ठीक है, होल गुणांक का मात्रक मीटर क्यूब अपॉन कूलाम होता है। ठीक है, हो गया याद कर लो कि सर होल गुणांक का मात्रक मीटर क्यूब अपॉन कूलाम होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। परम शून्य तापमान पर फर्मी ऊर्जा EF और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n में रिलेशन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फर्मी ऊर्जा और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n में क्या संबंध होगा? भैया ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, देखो वो नहीं है कि भाई तुक्का मार दिया ले ये रहा कि अर्धचालक की चालकता बढ़ेगी घटेगी, कौन सा अर्धचालक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि ये तो भैया 12th क्लास का क्वेश्चन है। क्यों पूछेगा? पता है कि बच्चों को पता है, लिख देंगे। ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के पूछेगा जो पता ही नहीं होगा, हाई लेवल के, BSc लेवल के। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा एक, परम शून्य ताप पर फर्मी ऊर्जा EF और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n में रिलेशन है। तो EF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n के होता है, EF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1/2 होता है, EF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, एंड EF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 3/2। जल्दी बताओ एक राइट ऑप्शन चुनो आप, कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसमें से? चुन लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं ये कहूंगा कि भैया इसका राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे पास? डी है। मानो ना मानो या ना मानो, यही जीवन का सत्य है। EF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 3/2, राइट ऑप्शन है, टिक लगाओ बढ़िया करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा आ गया, 13 पूरे हो गए। फर्मी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन द्वारा किस ताप पर अधिकतम ऊर्जा है? फर्मी ऊर्जा वह ऊर्जा है
जिसके नीचे जो बैंड होते हैं वो भरे हुए होते हैं। तो चलो छोड़ो यार, सब तुम पढ़ियो खुद अपना आप। फर्मी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन द्वारा किस ताप पर प्राप्त अधिकतम ऊर्जा है? 273 केल्विन है, 0 केल्विन है, 0 डिग्री सेल्सियस है और 300 केल्विन है। क्या ऑप्शन लग रहा है आप लोगों को? है भाई, क्या ऑप्शन लग रहा है बताओ जल्दी, एक बार दिमाग लगा लो, क्या ऑप्शन आप लोगों को राइट लग रहा है? क्या ये ऑप्शन राइट है, ये वाला राइट है, ये वाला राइट है या ये वाला राइट है? तो भैया एक बात दिमाग लगाना, 0 केल्विन का मतलब पता है क्या हो गया? माइनस के 273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जिसको प्राप्त करना असंभव हो सकता है, यानी कि लास्ट टेम्परेचर है, उससे कम टेम्परेचर प्रकृति में संभव नहीं होता। तो 0 केल्विन ताप अगर आपने कर दिया, 0 केल्विन ताप अगर आपने कर दिया तो फर्मी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन द्वारा किस ताप पर अधिकतम ऊर्जा? तो 0 केल्विन ताप पर जो मेरे पास फर्मी ऊर्जा है, ठीक है, वो अधिकतम होगी। सिंपल सी बात है यार। T बराबर 0 केल्विन, फिर से T बराबर 0 केल्विन पर अर्धचालक की चालकता होगी, निश्चित, अनिश्चित, शून्य, इनमें से कोई नहीं। एक बात मैं बता दूं तुम्हें, अर्धचालक के बारे में आपने बहुत पढ़ा है, P टाइप अर्धचालक, N टाइप अर्धचालक, ठीक है, बाह्य अर्धचालक, ठीक है, और नेज अर्धचालक, ये सब पढ़े हैं आपने, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े नहीं पढ़े? अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, संयोजी बैंड, बैंड सिद्धांत, ये सारी थ्योरी हमें पढ़नी है इस यूनिट में। बैंड सिद्धांत आपने पढ़ रखा होगा, संयोजी बैंड, चालन बैंड, उनके बीच का ऊर्जा अंतराल, ठीक है, कि सिलिकॉन में इतना होता है, जर्मेनियम में इतना होता है, हीरे में इतना होता है, ये सब पढ़ा है ना? अरे यार पढ़ लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, पढ़नी पड़ेगी आपको, आज पढ़ो या कल पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। जब कंपटीशन की तैयारी करोगे जॉब के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना जरूर पड़ेगा, ये नहीं है कि भैया छोड़ दोगे इसको, पढ़ना पड़ेगा ज़बरदस्ती। चलिए आगे देखते हैं। फर्मी ऊर्जा T बराबर 0 केल्विन पर अर्धचालक की चालकता होगी, निश्चित, अनिश्चित, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो 0 केल्विन ताप पर एक अर्धचालक जो होता है वो शुद्ध कुचालक की भांति बिहेव करता है, बिल्कुल शुद्ध कुचालक बन जाता है। कुचालक की चालकता कितनी होती है बेटे? 0 होती है। इसका मतलब है हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर है। तो T बराबर 0 केल्विन पर अर्धचालक की चालकता होगी शून्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। फर्मी ऊर्जा तथा फर्मी ताप में संबंध होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फर्मी ऊर्जा और फर्मी ताप में क्या रिलेशन है? दोनों भाई साथ साथ आ गई है, फर्मी ऊर्जा भी और फर्मी ताप भी। तो सिंपल सी बात है यार, फर्मी ऊर्जा है तो फर्मी ऊर्जा ताप पे डिपेंड करती है, यहाँ ताप पे डिपेंड करेगी। जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया था इस यूनिट का, ठीक है, उसमें ताप पे डिपेंड नहीं करता है विशेष उष्मा, लेकिन यहाँ जो है भैया फर्मी ऊर्जा और फर्मी ताप में रिलेशन है। तो है क्या भैया? सामने सामने का रिलेशन है, बढ़ेगा ताप बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगी, ताप बढ़ाओगे एनर्जी घटेगी, अनुक्रमानुपाती होता EF और इक्वल टू KTF, ठीक है, EF और इक्वल टू KTF। चलिए साहब देखते हैं आगे, कर लोगे ना इतना कवर? तो क्वेश्चन हमारे 16 हो गए, अभी 4-5 क्वेश्चन और करवाता हूँ, तो यहाँ तक का स्क्रीन शेयर ले लो, इसके बाद देखते हैं फिर। चलो साहब हो गए यहाँ तक, तो 16 क्वेश्चन हो गए, 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी, ठीक है। देखो ज़रा, क्रोनिंग बेनी मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आ चुका है ये भी। तो क्रोनिंग बेनी मॉडल है। अब क्रोनिंग बेनी मॉडल कौन सा है जरा मुझे बता बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है, लगभग मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है, या होल मॉडल है, या बोहर मॉडल है? अब इसका सीधा आपका आंसर एक क्वेश्चन पे गया होगा, एक ही ऑप्शन पे गया होगा, और वो है होल मॉडल, है ना, लग रहा है ना। लेकिन इसका राइट ऑप्शन जो होता है वो लगभग मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल होता है, ठीक है, ध्यान देना। क्रोनिग बेनी मॉडल जो है वो लगभग मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल जैसे होता है। चलिए साहब आगे देखते हैं। तापमान बढ़ाने पर अचालक का प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, या इनमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ता? अरे यार विद्युत धारा प्रवाहित होती नहीं है तो बेचारा प्रतिरोध क्या इफेक्ट डालेगा? अचालक क्या होते हैं? विद्युत रोधी क्या होते हैं? जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, ये तो क्वालिटी होती है, ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। जैसे हीरा ले लो, हीरा कुचालक होता है, तो हीरे में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुचालकों में धारा क्यों प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और विद्युत का चालन नहीं होता। तो यार कवर करो, बढ़िया करके समझो इस चीज़ को, थ्योरी पढ़ो तो ही मज़ा आता है पढ़ने का। तापमान बढ़ाने पर अचालक का प्रतिरोध, तापमान बढ़ाने पर अचालक का प्रतिरोध कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि समान रहता है, समान रहता है। ये तो चालक की कहानी होती है, प्रतिरोध घटता है और चालक में बढ़ता है, ये सारी कहानी चालकों वाली होती है, ठीक है। कुचालक में तो समझ ले ऐसा है कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो तापमान बढ़ाने पर अचालक का प्रतिरोध समान रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसी अणु की स्थितिज ऊर्जा, आ चुका है क्वेश्चन, बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है। किसी अणु की स्थितिज ऊर्जा U बराबर -A/r⁴ प्लस B/r⁴12, ठीक है यदि साम्य अंतरा अणुक दूरी r0 r इक्वल टू 2K/A⁴1/6 हो तो
हो तो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या पूछा बेटा उसने? न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होगी। जल्दी बताओ, फास्टली दिमाग लगाओ एक बार कि न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा क्या होगी है भैया। तो पहले ही ऑप्शन राइट है इसका, माइनस के a² इज अ राइट ऑप्शन। टिक लगाओ, सोचो समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको पढ़ लेना से करके, ठीक है। तो माइनस के a² क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और क्वेश्चन देखने में लग भी अजीब रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन बड़ा छोटा दे रखे हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? माइनस के a²। टिक लगाओ। 2 गुणा 10⁻13 रेडियन पर सेकंड कोल्डनी आवृत्ति वाले फोनोन की ऊर्जा होगी। बेटा ये फोनोन होता है, फोटोन नहीं होता है। फोनोन अलग होता है, फोटोन अलग होता है। कभी समझोगे यार फोटोन की ऊर्जा E = h ठोक दूँ या E = h/λ ठोक दूँ, ऑप्शन में ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, पर हमें ध्यान देना है 2 गुणा 10⁻13 रेडियन पर सेकंड की कोल्डनी आवृत्ति दे रखी है वाले फोनोन की ऊर्जा होगी। तो बेटा फोनोन की ऊर्जा का एक फॉर्मूला आता है, E बराबर, मेरे पास फॉर्मूला आता है, E बराबर फॉर्मूला आता है यार, कौन सा फॉर्मूला है इसका? H क्रॉस ओमेगा, ठीक है। तो H क्रॉस ओमेगा से, ठीक है, E का मान निकाल लो, जूल में आएगा, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसका मान 1.05 होता है, H क्रॉस का मान 1.05 मल्टीपल 10⁻⁻34 होता है, ठीक है। तो जो ये मेरे पास H क्रॉस है, इसका मान लगाओ, ओमेगा का मान लगाओ, हल कर लो, आंसर जूल में आएगा। और जूल को बदलोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 1.6 मल्टीपल 10⁻90 से क्या करोगे, भाग कर देना। तो हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा? बी नंबर निकल कर आएगा, ये वाला 1.3 गुणा 10⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है मेरे पास इसका 1.3 गुणा 10⁻2 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने बताया वैसे करो आप, यहाँ पे H क्रॉस का मान लगाओ 1.05 गुणा 10⁻34, ओमेगा का मान लगाओ 2 गुणा 10 की घात कितना बेटा? ओमेगा का मान 2 गुणा 10 की घात 13 है। और भैया ये तो जूल में आएगा, तो 1.6 10⁻19 से भाग कर देना, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप E का मान निकालोगे तो देखोगे कि 1.3 गुणा 10⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए सर मैं आगे देखता हूँ। आइंस्टीन के अनुसार प्रत्येक ढोलक की ऊर्जा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ चुका क्वेश्चन है ये भी। तो आइंस्टीन के अनुसार प्रत्येक ढोलक की ऊर्जा क्या होनी चाहिए? तो भैया याद कर लो ठीक से, E बराबर Nhν = NH क्रॉस ओमेगा, E बराबर MC, E बराबर MC² और E बराबर hν/kT। अब आपका माइंड जो है इस डी ऑप्शन पे गया होगा, बट डी ऑप्शन इज नॉट राइट, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, गलत ऑप्शन है। हमारा जो ऑप्शन है वो ए नंबर है, E बराबर Nhν बराबर, यानी कि ये इसके बराबर भी हो सकता है और ये इसके बराबर भी हो सकता है। किसके अनुसार? आइंस्टीन के अनुसार, ठीक है। ढोलक की जो ऊर्जा है वो पहला ऑप्शन होगा, E बराबर Nhν = NH क्रॉस ओमेगा, ठीक है। कर लोगे ना इसको, ठीक है, लगा लो ऑप्शन। जर्मेनियम के लिए ऊर्जा अंतराल कितना होता है बेटा? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 2 रुपये से भी इजी का क्वेश्चन है ये, 2 रुपये के इजी से भी इजी क्वेश्चन है ये, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत बढ़िया। जर्मेनियम के लिए ऊर्जा अंतराल, अच्छा ये बताओ बेटा सिलिकॉन के लिए ऊर्जा अंतराल कौन सा होता है? तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। बाकी संयोजी वैन, चालन वैन, इनसे भी आपके पेपर में बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करो, समझो, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके इस साल पेपर में आने वाले हैं, मोस्टली इंपोर्टेंट है। बाकी अपना मोरल उठाओ, उनसे न्यूमेरिकल सोल्व कर लो, जितना हो सके उतनी न्यूमेरिकल सोल्व करो, क्योंकि न्यूमेरिकल इस साल ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के MCQ के साथ। थैंक्स।